अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। आज के इस स्पेशल शो में बात करेंगे, चूंकि आज मैच नहीं था, लेकिन मैच ना होने के बाद क्या जब अब तक जितने मैचेस हुए हैं उसमें मजमूई तौर पर किस टीम की क्या परफॉर्मेंस रही है और उस टीम के कैप्टन की बतौर कप्तान क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या उसकी कप्तानी की वजह से कोई टीम उसके फैसलों के नतीजा में टॉप पर है या सबसे नीचे है। इसी तरह से हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनकी टीम आज टॉप 4 में आने के लिए इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर नजर आ रही है, या फिर उनकी परफॉर्मेंस की वजह से, उनकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से वो टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। इसी तरह से बॉलर्स वो कौन कौन से हैं जिनकी इनफरादी परफॉर्मेंस की वजह से उनकी टीम को फायदा हुआ है, और साथ में कुछ बात करेंगे यंगस्टर्स के हवाले से भी। पॉइंट्स टेबल अगर देखा जाए तो उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक के मैचेस में 5 मैचेस में 10 पॉइंट्स के साथ सबसे टॉप पर है, और इसी तरह से लाहौर कलंदर्स दूसरे नंबर पर है। 6 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, और पॉइंट्स टेबल पर देखा जाए तो उसके 6 पॉइंट्स हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स तीसरे नंबर पर है 6 पॉइंट्स के साथ। कराची किंग्स इस वक्त 6 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है। पेशावर ज़ल्मी इस वक्त 4 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है, और मुल्तान सुल्तान्स इस वक्त 6 पॉइंट्स के साथ 2 पॉइंट्स के साथ सिर्फ 6 मैचेस में 2 पॉइंट्स के साथ सबसे आखिर में है। और इसमें अहम चीज यह है कि यानी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की टीमें पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स आखिरी 2 नंबरों पर हैं, बिलतरतीब 5वें और 6ठे नंबर पर हैं। क्या हो रहा है? इनको तो सुपरस्टार्स कहा जाता है। इन दोनों की कप्तानी में कोई मसला है क्या? इनकी टीम सही से नहीं बनी, या ये कप्तानी ठीक नहीं कर रहे, इनकी अपनी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, क्या चल रहा है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जवाद ज़रीफ साहब। जवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और इसी तरह से जवाद ज़ियारफ, मैं ज़रीफ के गया, ज़ियारफ, थैंक यू सॉरी सबसे पहले तो कि जवाद ज़ियारफ, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं अरसलान जट साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अरसलान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन किया है। जवाद, काफ़ी लंबे अरसे के बाद आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं। पीएसएल आपने देखी, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि इस पाकिस्तान सुपर लीग में और जो पहले के पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशंस थे उसमें कुछ फ़र्क नज़र आया आपको? कुछ अच्छा नज़र आया, या आप समझते हैं कि कुछ अच्छा इस मरतबा नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में पिछली वाली लीग से कंपैरिजन अगर हम किया जाए तो मेरी ज़ाती राय है कि ये लीग थोड़ी सी मुझे डल नज़र आ रही है। उसके रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं। फर्स्ट तो रीज़न मेरे ख्याल में फैंस का ग्राउंड्स में ना आना, दैट इज़ वन मेजर रीज़न। हमने देखा कराची का क्राउड बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। उसके बाद व्हेन वी मूव टू इस्लामाबाद का जो रावलपिंडी का क्राउड था, डेट वाज ओके, लेकिन लास्ट सीजन्स के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। और इसी तरह क्राउड का ना आना किसी भी गेम में, नो मैटर हाउ गुड यू आर प्लेइंग, जितना मर्जी अच्छा कॉन्टेस्ट हो रहा हो, अगर क्राउड शो अप नहीं करेगा तो मैच में उस तरह की बात बनती नहीं है। और एज़ फार एज द लीग इन इट सेल्फ इज़ कंसर्न, मेरे ख्याल में हमें थोड़ी पिचेस का भी इशू है इस लीग के अंदर। इस सीज़न में पिचेस बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली डिफिकल्ट विकेट्स बन रही हैं। आपने शुरू में 1-2 मैचेस ज़रूर हाई स्कोरिंग देखे, लेकिन उसके बाद से आप देख रहे हैं एक टीम अगर 170, 180 या 200 भी कर लेती है, दूसरी टीम 100, 110 पे आउट हो जाती है। या मैचेस में बनी 130, 140 रन है, तो विकेट्स भी थोड़ा लो एंड स्लो बनी है। मेरे ख्याल में विकेट्स भी एक इशू है, क्राउड का ना आना भी एक इशू है मेरे ख्याल में। ऑल ओवर आई बिलीव इज़ के ये सीज़न जो है थोड़ा सा डल है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस सीजन्स। अरसलान, आप क्या कहेंगे? जवाब को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा मुझे डल नजर आ रहा है, थोड़ा सा कलरलेस नजर आ रहा है। अब तक टीमें जो हैं वो 5-5, 6-6 मैचेस खेल चुकी हैं, एक टोन सेट हो चुकी है, थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि भाई इस टूर्नामेंट में क्या चल रहा है। आपको भी ये थोड़ा सा कलरलेस नजर आ रहा है अब तक के मैचेस को देखकर, या आप समझते हैं नहीं बेहतर है यार, बहुत अच्छा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। और खासकर इस सीजन में देखा जाए, मसला ये आ रहा है कि आप पिछले 9 सीजन उठा के देख लें और ये 10वां सीजन चल रहा है, और आज भी आप 4 वेन्यूज के ऊपर भी ठीक से मैच करवाने के काबिल नहीं है। आपको बीच पीएसएल में शेड्यूल जो है वो चेंज करना पड़ता है। आपने रिसेंटली देखा कि मुल्तान का मैच जो है कराची के साथ, उसे लाहौर में शिफ्ट करना पड़ा, जो कि मुल्तान के अंदर होना था। आल्दो के उसको रीजन गर्मी बनाया गया है, लेकिन स्केड्यूल तय करने से पहले आपको इस चीज का आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर इन डेट्स में अगर हम मुल्तान में मैच रखते हैं तो वहाँ पे डे टाइम में मैच नहीं हो सकता, वहाँ पे रात में शाम में मैच हो सकता है, ताकि गर्मी थोड़ी सी कम हो जाए तो आके फैंस भी आ सके। तो ये तो इनकी नाहली है, और ये नाहलियाँ जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। हम सोचते हैं कि हर सीजन में बेहतरी आएगी, लेकिन हर सीजन अगले सीजन से
ज्यादा बुरा जो है वो सामने आता है। उसकी और बड़ी एग्जांपल जो है, आप इससे पहले देखेंगे कराची के पास कितने मैचेस होते थे और इस बार कराची के पास कितने मैच है, सिर्फ 5 मैच थे और जो पहले ही राउंड में वो खत्म भी हो गए हैं और क्राउड जो है वो ना होने के बराबर वहां पे आया था। तो ये सारी चीजें इस चीज की गवाही दे रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट लीग का जो सबसे बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड PSL जो है, उसको आगे बढ़ाने की बजाय जो है उसको तबाही के धाने पे ला खड़ा किया है। हम अभी तक जो है वो चार शहरों से बाहर नहीं निकल सके, हम ऑडियंस को उस तरह से कनेक्ट नहीं कर सके। आज की ऑडियंस जो है वो एक तो पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है उस परफॉर्मेंस से बहुत मायूस थी। उसके अलावा जो करंट सिनेरियो इस वक्त पाकिस्तान में क्रिएट हुआ है, उसके बाद फिर क्रिकेट की तरफ उनको मुतवज्जे करना, उनकी अटेंशन सीख करना, ये सारे चैलेंजेस थे। और जो हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट जो पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट है, उसने किसी एक पहलू पे काम नहीं किया, किसी भी एक पहलू पर काम नहीं किया। आपने बहुत सारे पहलुओं पर बात की। जवाब, आपको क्या नजर आ रहा है कि कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिनकी वजह से लगता है कि यार ये काम हो जाता या इसको यूं कर लिया जाता तो शायद पाकिस्तान सुपर लीग पहले की तरह ज्यादा बेहतर नजर आती है? यहाँ हमें तो इंप्रूव करना है ना। अली तरीन भी यही कहते हैं कि हर मरतबा मैनेजमेंट ये जरूर कहती है कि हम पहले से बड़ा कर रहे हैं, पहले से बेहतर कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझा नहीं पाते कि कर कैसे रहे हैं, कर नई चीज क्या हो रही है, वो हो नहीं रही सर। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं मेरे ख्याल में। जो अब आई डोंट नो इतना कितना सही होगा ये कहना, लेकिन एडवर्टीजमेंट्स को लेके जो हमारे इस वक्त जो करंट सिचुएशन इकोनॉमिकली वर्ल्ड वाइड जो करंट सिचुएशन चल रही है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पाकिस्तान की सुपर लीग के ऊपर, आई बिलीव। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो हमारे एडवर्टाइजर्स हैं, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं लीग के, उससे बहुत सारे लोग जो है इस वक्त डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। आई मीन राइटली और रॉन्गली दैट इज़ अ डिबेट फॉर अनदर डे, लेकिन लोग डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स के लोग ग्राउंड में नहीं आ रहे और उस तरह का इम्पैक्ट बन नहीं पा रहा। और उसके अलावा दूसरा रीज़न प्रॉबेबली, देखें, एक तो मौसम ज़रूर है, एक फैक्टर ज़रूर है, प्ले करता है। लेकिन अगर आपने सारे मैचेस शाम में ही कराने हैं तो आई डोंट थिंक, अभी आपके पड़ोसी मुल्क में भी लीग हो रही है, वहाँ पे कुछ सिटीज़ के अंदर टेम्परेचर हमारे से बहुत ज़्यादा सोरेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर्स हैं, लेकिन वहाँ पे भी मैच हो रहा है। तो आई डोंट थिंक कि हम मौसम को कहेंगे। वहाँ का एक ग्राउंड की एक सीट भी आपको खाली नहीं मिलती, चाहे दिन को मैच हो चाहे शाम को मैच हो। सो द पॉइंट इज़ मौसम येस प्लेज अ रोल, लेकिन ये कि हमें अब अपने लोगों को बिल्कुल ग्राउंड में लाना पड़ेगा। जैसा जट साहब ने कहा कि आपको किसी तरीके से ना इस तरह के प्रमोशंस बनाने पड़ेंगे, इस तरह के वेन्यूज़ और क्रिएट करने पड़ेंगे, लोगों को और तरीके से इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपके लेट्स सपोज जेन्युइन क्राउड आपका नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल में आपको करना ये चाहिए कि स्कूल्स को एंगेज करें, कॉलेजेस को एंगेज करें, यूनिवर्सिटीज़ को एंगेज करें एंड गेट पीपल इन। क्योंकि जब तक आपका ये ब्रांड बड़ा नहीं बढ़ेगा, क्राउड बड़ा नहीं बनेगा, तब तक आपका ये ब्रांड मैसिवली ग्रो नहीं कर पड़ेगा। और 100% एग्रीड कि जो इम्पैक्ट सीजन 8 या सीजन 9 ने डाला था, सीजन 10 उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। ऑल्दो इस वक्त हम काउंटर खेल रहे हैं टू IPL एक तरफ हो रही है, एक तरफ PSL हो रही है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ PSL है। अगर ये सक्सेस होता है तो आई बिलीव वी शुड एक्चुअली डू दिस एवरी ईयर, क्योंकि इसमें हमें प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा मिलती है, कंसिडरिंग कि जिस टाइम IPL हो रहा हो तो बहुत सारी इंटरनेशनल गेम हो ही नहीं रही होती है। तो दिस शुड हैव एक्चुअली बिन बेटर देन प्रीवियस सीजन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक बिकॉज ऑफ द मैचेस एंड द रिजल्ट्स मुझे लग रहा है दिस इज एक्चुअली वर्स देन द प्रीवियस सीजन। हम तो पीछे जा रहे हैं अरसलान साहब। अगर देखा जाए तो IPL की बात की है जवाब ने, IPL भी एक फैक्टर हो सकता है सर? देखिए, वो किसी सूरत फैक्टर नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर बेस्ट कोई पॉसिबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट लीग के लिए है, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए है, तो वो यही है कि पाकिस्तान जब IPL हो रही होती है उसी सीजन में, अगर उसी विंडो में अगर पाकिस्तान सुपर लीग करवाई जाती है तो वो ज्यादा बेनिफिशियरी है। उसकी रीजन है, एक तो कंपैरिजन भी रहता है और दूसरा जो क्रिकेटर्स की अवेलेबिलिटी है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बनती। आपको पहले से आइडिया होता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। और उस खासकर सबसे बड़ी बात जो है कि जब वो लीग हो रही होती है, कोई इंटरनेशनल लीग नहीं हो रही होती, इंटरनेशनल सीरीज नहीं हो रही होती। आपकी PSL जब होती है तो तकरीबन सारे बड़े कंट्रीज जो हैं कि आपस में सीरीज चल रही होती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बेनिफिट दे रही हैं। रीजन यहाँ पे यही है कि जो एक फ्रेंचाइजीज हैं वो भी अपना उस तरह से रोल प्ले नहीं कर पा रही। एक तो वो फैन एंगेजमेंट के लिए कोई इस तरह का जो आप देखते हैं कि क्राउड जो हमें लाहौर में नजर आता है या लाहौर कलंदर के साथ जो एक एंगेजमेंट है फैंस की, वो हमें बाकी लोगों के साथ क्यों नजर नहीं आती। उसकी रीजन यही है कि फ्रेंचाइज भी, पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट तो इंतहाई नाअहल है
और इंतहाई कमी है। उन्होंने तो आज तक मैंने नहीं देखा कोई इस तरह की एक्टिविटी की हो कि जहाँ पे वो फैन एंगेजमेंट के लिए कोई इस तरह के, जैसे आप स्कूल कॉलेजेस की बात कर रहे थे, तो आप स्टूडेंट प्रमोशंस क्यों नहीं जो है वो रखते, आप क्यों डिस्काउंट इस तरह के नहीं रखते, उसके अलावा फैमिलीज को करने के लिए फैमिली पासिस का क्यों जो है अरेंज नहीं करते कि आप बल्क में फैमिली को एक डिस्काउंट ऑफर में जो है वो दें। तो इस तरह की अगर मैं जहाँ बैठा हूँ इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे एक लीग चल रही होती है, लोकल लीग्स हैं, हाउसफुल होते हैं, 80,000 क्राउड। जी जवाद, अगर आपसे हम बात करें कि कुछ यहाँ पे जी अरसलान, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेंबर का जी मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे एनुअल मेंबरशिप होती है क्लब्स की, जहाँ पे फिर अपनी टीमों को सपोर्ट करने जाते हैं लोग। ये मैं देखता हूँ कि सिर्फ लाहौर के अंदर है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी एनजीओ और बहुत सारे ऐसे यतीम बच्चे ऑर्फन होम्स में वो जाते हैं, वहां से उन बच्चों को लेके आते हैं, उनको उनके लिए स्पेशल जो है स्टैंड बुक किया जाता है, वहां पे उनको बिठाते हैं। बाकी फ्रेंचाइजीज भी करते नजर नहीं आती, जिस वजह से एक जो टीमों के साथ जो एक फैन इंटरेक्शन, फैन लिंकेज जो होनी चाहिए थी, पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज जो हैं वो करने में नाकाम रही हैं। फ्रेंचाइजीज भी अपने तौर पर कुछ करने में नाकाम रही हैं, सिर्फ एक साल के बाद आते हैं और टूर्नामेंट खेल के बाद कहीं नजर नहीं आते। मासवा एक दो फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जो पूरा साल थोड़ा बहुत काम करती हैं, थोड़ा खबरों में रहती हैं, प्लेयर्स को इंगेज करती हैं, टैलेंट हंट करती हैं, लेकिन बाकी सब सिर्फ एक साल के बाद आकर अपना ड्राफ्टिंग में हिस्सा लेती हैं और उसके बाद इवेंट में हिस्सा लेती हैं। इसके बाद कोई इंगेजमेंट के हवाले से इकदाम नहीं उठाए जाते। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो अच्छे प्लेयर्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं या बॉलर्स दे रहे हैं उनको भी डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। जीत की सोच में बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और पाकिस्तान सुपर लीग में जो अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं उनकी बात करते हैं और आपके सामने रखते हैं कि इस अभी तक जितना टूर्नामेंट हुआ है, जिसमें मजमूई तौर पर 5-5, 6-6 मैचेस हुए हैं, तो उनमें जो बैटर्स हैं यानी कि टॉप बैटर्स वो कौन से हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, वो आपके सामने रखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं कि आखिर ये जो टीमों में अच्छे टॉप बैटर्स हैं जिन्होंने हाईएस्ट रन्स किए हैं, वो अपनी टीम के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं या नहीं। मोहम्मद रिजवान को देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान ने 302 रन्स बनाए हैं और साहबजादा फरहान ने 236 रन्स बनाए हैं, जेम मिल्स ने 216 रन्स बनाए हैं, फ़खर जमान ने 214 रन्स बनाए हैं, उस्मान खान ने 212 रन्स बनाए हैं। यानी कि रिजवान इस वक्त टॉप पर जा रहे हैं और साहबजादा फरहान इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। जवाद, आपके सामने लिस्ट आ गई है सर जी। सवाल यह है कि मोहम्मद रिजवान इस वक्त 302 रन्स के साथ सबसे टॉप पर हैं जी, लेकिन उनकी टीम सबसे नीचे है, यानी कि 6ठे नंबर पर है। ये क्या चल रहा है कि इनके 302 रन्स अपनी टीम के लिए क्यों फ़ायदेमंद साबित नहीं हो पा रहे? अच्छा, मल्टीपल रीजंस हैं इसके। एक तो सबसे पहले आपने जब इंट्रो में पॉइंट आउट किया था, आई वाज वेरी ग्लैड कि आपने ये पॉइंट रेज किया कि कॉम्बिनेशन इज़ अ वेरी की फैक्टर इन वाई सम ऑफ द टीम्स आर नॉट डूइंग वेल। अब जिस तरह रिजवान की बात कर रहे हैं, मुल्तान की बात करते हैं मुल्तान सुल्तान की हमेशा से पिछले 2-3 सीजन्स में, 4 सीजन में उनकी स्ट्रेंथ क्या रही है? उनकी स्ट्रेंथ रही है उनके पाकिस्तानी लोकल प्लेयर्स। यू टेक रिजवान, यू टेक उस्मान खान, उसके बाद आप खुशदिल शाह थे, फिर इफ्तिखार थे, फिर मोहम्मद अली थे, फिर आकिफ थे, फिर अब्बास आफरीदी थे, फिर उसामा मीर। तो ये बेसिकली इनका कोर था, कोर ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स। इस सीज़न में आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि इनका कोर ही बेसिकली पूरा का पूरा हिल गया है। खुशदिल इज़ गॉन, इफ्तिखार इज़ गॉन, उसके बाद अब्बास इज़ गॉन, उसके बाद अली इज़ गॉन। तो मेरे ख्याल में जो टीम कॉम्बिनेशन इनका बहुत तगड़ा था, जो ये लोकल प्लेयर्स के ऊपर रिलाई करते थे, उस कॉम्बिनेशन को टूटने की वजह से ना टीम थोड़ी सी अनबैलेंस उनका पूरा टीम का आउट हो गया है। कुछ फॉरेन प्लेयर्स जब भी आते हैं किसी भी टीम के अंदर ना, तो वो चिप इन करते हैं अलॉन्ग विद आपके लोकल प्लेयर्स के साथ। वो अपना मतलब फॉरेन प्लेयर जो होता है बेसिकली वो चेरी ऑन द टॉप होता है किसी भी केक के ऊपर। केक बनता है आपके लोकल प्रोडक्ट्स के साथ है, लेकिन इनका जो बेसिक जो उनका स्ट्रक्चर है ना टीम का, मेरे ख्याल में वो हिल गया है। ऑल्दो रिजवान हिमसेल्फ इज डूइंग वेरी वेल, लेकिन उनकी ना तो बैटिंग का कॉम्बिनेशन बन पा रहा है और ना ही उनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन उस तरह से बन पा रहा है। और सबसे बड़ा डेंट इनको पड़ा ही इनके बॉलिंग कॉम्बिनेशन के। और हमेशा रन्स करता था रिजवान, उस्मान और कुछ फॉरेन प्लेयर्स, लेकिन उनकी बॉलिंग हमेशा क्लिक करती थी विद अली, अब्बास एंड आकिफ एंड उसामा मीर। लेकिन वो कॉम्बिनेशन टूटने से मेरे ख्याल में इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अरसलान, आप क्या समझते हैं यार? मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी हैं, ओडी फॉर्मेट के कैप्टन हैं, लेकिन मुल्तान सुल्तान के भी कैप्टन हैं, साथ में सबसे टॉप स्कोरर हैं, 302 रन्स किए उन्होंने। और क्या वजह है कि उनके 302 रन्स होने के बावजूद, टॉप स्कोरर होने के बावजूद, पाकिस्तान टीम का कैप्टन होने के बावजूद, उनकी टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर सर सबसे नीचे है? देखिए लुकमान, आप बिल्कुल वैलिड पॉइंट आपने रेस किया और इसी पे मैं कल भी एक ट्वीट भी कर चुका हूँ कि देखिए फ्रेंचाइज ने मफादात को देखनी है, अपने फायदे को देखनी है, अपनी ब्रांड वैल्यू को देखनी है, उनको
ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन इंटरनेशनल प्लेयर है, कौन जो है वो पाकिस्तान की टीम के लिए किस नंबर पर खेलता है। आप रिजवान की बात कर रहे हैं, रिजवान के सारे मैचेस का उठा के देख लें जहाँ पे उन्होंने पावर प्लेस के अंदर, पावर प्ले का स्ट्राइक रेट अंडर 100 भी रहा है कुछ मैचेस के अंदर। तो जब आप अंडर 100 पावर प्ले में खेलेंगे तो आप फिर वो तवक्को नहीं रखते। उसके बाद अगर आप जितना भी रन्स कर रहे हैं वो अपने लिए हैं, आपकी टीम का उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और रिजवान के साथ यही प्रॉब्लम आई है कि वो जो रन्स आपको नजर आ रहे हैं वो ऑन बोर्ड उनके अपने लिए हैं, उनकी टीम में के लिए उस तरह से उनको कारगर साबित नहीं हो सके। जहां तक उनके आप बिल्कुल वैलिड बात की है जवाब ने कि बाकी टीमें, खासकर इस्लामाबाद की हम बात करते हैं, क्यों क्यों सक्सेसफुल टीम है इस पूरे पीएसएल की, कि वो अपनी कोर को हमेशा जो है वो खड़ा रखते हैं। उनके प्लेयर्स को रोल का पता है कि उन्होंने कहाँ पे कब किस प्लेयर को लेके आना है और किसको कितना मौका देना है और किसको किस नंबर पे लेके आना है। बाकी टीमों के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक तो वो कोच शफल होने की रीजन जो है सबसे बड़ी, वो तो ये है कि हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर ड्राफ्ट सिस्टम है। उस ड्राफ्ट सिस्टम में जो कैटेगरीज जो बनाई जाती हैं वो इंतहाई फ्रॉड सिस्टम है। उसकी रीजन है कि डिजर्विंग प्लेयर जो हैं वो बेंच पे बैठे रह जाते हैं। इस वक्त भी आपकी जो नेशनल टीम के अंदर प्लेयर्स हैं, कई प्लेयर्स हैं जो बेंचों के ऊपर बैठे हैं, प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रही। और इस्लामाबाद मुल्तान के साथ यही हुआ कि प्लेयर्स की कैटेगरीज जो है अपग्रेड हो गई, तो उस सिलसिले में उन्हें एक साथ सबको रिटेन करना मुश्किल हो गया था। क्योंकि जब आपने प्लेयर रिटेन करने होते हैं तो उसमें मखसूस कैटेगरीज होती हैं कि फलां कैटेगरी का इतने प्लेयर आप रख सकते हैं। तो जब एक ही कैटेगरी के अंदर सारे प्लेयर आ जाएंगे तो उनको रिटेन करना मुश्किल हो जाएगा। ये रीजन थी कि जो मुल्तान सुल्तान है उनकी मुल्तान सुल्तान के साथ ये भी एक मामला चल रहा है। ठीक, आप निशानदेही करें अरसलान, लेकिन दूसरे जो हमारे पास बैट्समैन है वो है साबज़ादा फरहान। 236 रन के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। जवाब मैं चाहता हूं कि आप इन पर कमेंट करें। बड़े लंबे अरसे से रन्स कर रहे थे, नेशनल टी20 में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फिर यहां पर भी अच्छा आगाज़ किया, अच्छे स्कोर्स किए, 236 रन। आपको लगता है कि साबज़ादा फरहान ने एक इंटेंट शो किया है, पोटेंशियल शो किया है, बताया है कि भाई उसमें स्पार्क है, वो पाकिस्तान की तरफ से खेल सकता है? बिल्कुल जी। मैं लेकिन एक छोटा सा क्विकली आई वांट टू गो टू द प्रीवियस पॉइंट अगेन। नंबर 1 पे आपने दिखाया था मोहम्मद रिजवान, नंबर 5 पे कौन था? उस्मान खान। बिल्कुल। सो माय पॉइंट, आपका सवाल का जवाब आपके सवाल के अंदर ये कि दोनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन आपके जो है नंबर 1 और नंबर 3 आपके जो है वो टॉप स्कोरर्स के अंदर है। तो देयर इज रीजन आप मैच आ रहे हो, वो रीजन ये कि आपका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू साबज़ादा फरहान, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मुझे सरप्राइज़ किया। और मैं पीछे उनको पाकिस्तान ने अपॉर्चुनिटी ज़रूर दी थी, लेकिन वो बिट्स एंड पार्ट्स में थी। कभी खिलाते थे, फिर कभी ओपनर, कभी 1 डाउन, कभी 2 डाउन, कभी ड्रॉप कर दिया। लेकिन ये कि व्हेन इज कम टू इस्लामाबाद, मेरे ख्याल में उनको एक लाइसेंस मिला है। मैं जिस तरह बार बार बात कर रहा था, कोर इस्लामाबाद की कोर इस वक्त सबसे सारी की सारी टीम्स के अंदर बहुत तगड़ी है। और अगर मैं आई डोंट वांट टू गो ओवरबोर्ड, लेकिन अगर इस्लामाबाद की टीम इस वक्त पाकिस्तान की टीम के साथ खेले ना, तो इस्लामाबाद की टीम उनको बहुत ज्यादा मारे यार। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि इनकी पाकिस्तान टीम के हालात इनकी कोर बहुत तगड़ी है इस वक्त। और मेरे ख्याल में उस कोर का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो साहिबजादा फरहान को हुआ है। टॉप ऑर्डर पे आए हैं शादाब, जिस तरह के कैप्टन है, वो फ्री लाइसेंस है उनको ये पता है कि यार मेरे पास इतने बैकअप में इतने बंदे हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं फेल भी होता हूं तो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। एंड्रस गौस खेल रहे हैं, उसके बाद कॉलिन मनरो खेल रहे हैं, शादाब है, फिर आपके जो टी20 टीम के कैप्टन है सलमान है, वो अभी ऑल्दो वो बेंच पे हैं, हैदर अली है, मतलब दे हैव गॉट अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्लेयर्स। देखिए पाकिस्तान टीम के आऊंगा मैं, एग्जैक्टली मैं वहीं आने वाला था। मैच नहीं मिल रहा। कोर इतनी तगड़ी है, इतनी कोर तगड़ी है क्योंकि उस कोर के चलते हुए सलमान अली आगा इस वक्त बेंच पे बैठा हुआ है। मतलब मैं सरप्राइज हूं कि एक बंदा जो आपकी नेशनल टीम का कैप्टन है, वो अपनी फ्रेंचाइज में, जहां पे नेशनल टीम में आपके 11 प्लेयर्स होते हैं, फ्रेंचाइज में आपके कम से कम 66 प्लेयर्स हैं। अगर 6 11 11 को 6 से करीब मल्टीप्लाई करें तो 66 में वो स्लॉट इन नहीं हो रहा है, 11 में और वो 11 में वो कप्तान है आपका। तो मतलब दिस इज अमेजिंग। बट अगेन हैट्स ऑफ टू द स्ट्रक्चर ऑफ द टीम ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड के वो किसी को भी बाहर करते हैं, किसी को भी अंदर लेके आते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोर उनकी हिलती नहीं, कोर बहुत तगड़ी है उनकी। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी साहिबजादा फरहान है एंड ही इज बीन एक्सीलेंट दिस सीजन। और आई होप कि वो आगे चल के भी जो है कंपीट कर साहिबजादा फरहान। लेकिन सवाल यह है कि अरसलान, साहिबजादा फरहान की इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस का देना, क्या उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे खुलेंगे कौमी क्रिकेट टीम की तरफ से? और दूसरा यह है कि देखें, गुड लक तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ये हुआ कि उनको आखिरी उनकी एक पिक रहती थी, उनको किसी ने पिक नहीं किया और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको पिक कर लिया था। तो आप, मेरा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट के उनके लिए दरवाजे खुलेंगे? देखिए, मैं इसलिए जब बार बार बात करता हूँ कि ये फ्रॉड सिस्टम है जो कैटेगरी ड्राफ्ट सिस्टम है, और इसलिए बात करता हूँ कि ये देखें आप, हम
जिस दिन ये ड्राफ्ट हुए थे हमने उस दिन भी कहा था कि साहबजादा फरहान डिजर्विंग प्लेयर है, इसको किसी ने पिक नहीं किया। उसके बाद वो 3 सेंचुरियां करता है नेशनल T20 में और फिर बाकी लोगों को याद आता है। मुझे ये समझ नहीं आती, सारी टीमें डाटा एनालिस्ट लेके बैठी होती हैं, बड़े बड़े लैपटॉप लेके उनके लड़के बैठे हैं, उसके बावजूद उन्हें शायद साहबजादा फरहान नजर नहीं आए। जब उन्होंने देखा कि 3 सेंचुरियां थी, जो मैं बात करता हूँ कि अपने मफादात को देखनी है, उन्होंने अपने मफादात को देखा और साहबजादा फरहान को उठा लिया और ले आए। उनके पास एक्स्ट्रा पिक थी, उन्होंने उसका फायदा उठाया। सलमान की जहां बात कर रहे हैं, सलमान पहले 2 मैचेस में आपने देखा इस्लामाबाद के लिए उन्होंने परफॉर्म भी किया था, उनको इंजरी का इशू बना, जिसके बाद जो है वो चाह रहे हैं कि उस तरह से उन्हें प्रॉपर जो है वो रिकवरी हो, तो उसके बाद ही हम टीम में लेके आए। तो ये रीजन है उनके बाहर बैठने की। आल्दो के वो कैप्टन है और आप इस PSL से यहाँ से अंदाजा लगा लें। मैंने कल भी एक ट्वीट किया, उसमें यही लिखा हुआ था कि वाहिद दुनिया की लीग होगी शायद कि जहाँ पे आपकी जो नेशनल टीम का प्लेयर है वो आपकी किसी भी प्लेइंग 11 में एडजस्ट नहीं हो रहा होता, और जहाँ पे आपका जो मिडल ऑर्डर है वो ओपनिंग कर रहा होता है। आपने देखा होगा साउथगेट जो है ओपनिंग पे आते हैं, जबकि उनके टीम के अंदर जो ओपनर्स हैं, हसन नवाज का, वो किस नंबर पे आगे 5वें 6ठे पे आगे खेल रहे थे। इसी तरह आपने पेशावर ज़ल्मी के अंदर भी देखा होगा कि बाबर आजम को भी इस चीज का कहा गया है कि आप साहबजादा फरहान जो है उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया हुआ है कौमी टीम का सिलेक्शन कमेटी के लिए, आप तो वो ओपनर के स्लॉट पे पक्का खड़े हैं। तो साहबजादा फरहान, हसन नवाज हैं, उसके बाद फिर हारिस हैं, साइम हैं, फखर हैं, इन सब के होते हुए रिजवान या बाबर की जगह नहीं बन पाएगी T20 के अंदर, तो उन्हें अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा और वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं वहां पे। उन्हें 1 डाउन आना चाहिए था, लेकिन मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि हम अपनी वो ईगोज के साथ इतना वो अटैच हैं कि उनका मिचेल ओवन जो इतना तगड़ा प्लेयर है, आप उसको 6ठे नंबर पे 7वें नंबर पे जाके बैटिंग दे रहे हो। वो प्लेयर जिसने हम बिग बैश के अंदर भी जो है फाइनल में 100 किया था, तो वो एज अ ओपनर कल भी आपने देखा होगा जब वो खेलने आया था, उसका बैट फ्लो जिस तरह का है वो उसका नंबर ही ओपनिंग बनता है, वो रुकता नहीं है, वो नहीं, उससे उसका बैट इतना तेज आता है कि उसके लिए वो जैसे 5 विकेटें गिरी हों तो मैच लेके चलना उसके बस की बात नहीं है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे। वेलकम बैक। जीत की सोच में बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। बहुत सारे हर प्रोग्राम में बल्कि ये डिस्कस ना भी करें तब भी ये कहीं ना कहीं से घूमकर ये सवाल में से जवाब निकल आता है कि भाई ये क्यों हो रहा है कि वो जो ओपनर्स हैं नहीं है वो ओपन कर रहे हैं, जिनका नंबर जो है वो 3 चौथे पर बैटिंग करते रहे, डोमेस्टिक में भी हर जगह पर। यहाँ पर ये भी बड़ा मसला चल रहा है जवाब साहब के, हमारे बहुत मेन प्लेयर्स जो है ना वो तो कहते हैं हमने बस ओपनिंग ही करनी है। रिजवान है, बाबर आजम है, या इवन सऊद शकील को आप देख लें। सर ये क्या चल रहा है? देखिए, मैं आपको इसीलिए शुरू से कह रहा हूँ कि कॉम्बिनेशंस का इशू बहुत ज़्यादा है। जब हम अपनी कोई भी इंटरनेशनल ब्रेक करते हैं तो हमें समझना ये है कि हमने उसको अपनी टीम के अंदर स्लॉट इन कहाँ करना है। बहुत बड़ी एग्जांपल दी जट साहब ने ऑफ मिचेल ओवन। मिचेल ओवन इस सीजन में खेले होबार्ट हरिकेन्स से, फाइनल के अंदर उन्होंने मेरे ख्याल में 40-42 बॉल पे 108 रन किए। व्हाट एन आउटस्टैंडिंग इनिंग्स बाय द यंगस्टर। अब बात यह है कि वो लड़का अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, सो उसने अभी बहुत ज़्यादा सब कॉन्टिनेंट शायद उसने देखा, मतलब जूनियर लेवल पे शायद देखा हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे सब कॉन्टिनेंट देखा हुआ नहीं है। आपने उसको पिक किया एज एन ओपनर फॉर हिज हीरोइक्स इन द बिग बैश लीग्स फाइनल होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से, और आप वहाँ पे पाकिस्तान में उसको लेके हैं। कल बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट, कल उसको 7वें नंबर पे भेज दिए। व्हाट इज ही गोइंग टू डू एट नंबर 7 व्हेन द बॉल इज ग्रिपिंग, स्पिनिंग, टर्निंग या स्लो पिचेस के ऊपर? उसका काम है पावर प्ले खेलना यार। तो वो पेशावर ज़ल्मी ने उसको खिलाना है ओपनर या नहीं खिलाना, वो एक अलग डिबेट है। पेशावर ज़ल्मी के लिए वो पिक ही ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये कंसिडर करना है कि बाबर और साइन से ही आपने ओपन कराना है तो ही इज़ द रॉन्ग पिक भाई। तो मेरी प्रॉब्लम जो है वो पिक्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि वो ब्रेन्स कौन है, वो लोग कौन है जो इस तरह की पिक्स करते हैं। आपको नहीं नजर आ रहा था कि यार बाबर और साइम के होते हुए, हारिस के होते हुए, कैडमोर के होते हुए आप मिचेल ओवन को कहां खिलाएंगे? नंबर 5 और नंबर 6 पे वो उसका स्लॉट ही नहीं है। तो ही वाज बेसिकली द रॉन्ग पिक फॉर योर फ्रेंचाइज। या तो आप बाबर रिजवान यूनाइटेड ने मेरे ख्याल में अपनी फॉर्मेशन ठीक रखी, बहुत अच्छी रखी है, इसलिए तो कह रहा हूं कोर है इस्लामाबाद का सेंटर में, मतलब मिडिल ऑफ द टीम उनकी सेंटर है। ऊपर चेंज करते हैं, नीचे चेंज करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। एक और बात करता जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, अगेन 100% राइट, जट साहब इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन दिस एज वेल कि कुछ बॉलर्स की बात करने जवाब मेरे ख्याल में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप गिव मी अ मिनट, हसन नवाज को भी आपने भेजा था न्यूजीलैंड 5 मैचेस खेलने के लिए, वो 4 में फेल हुआ, एक उसने सेंचुरी की। ही कम्स बैक टू पाकिस्तान, PSL खेल रहा है और वो 6ठे और 7वें नंबर पे खेल रहा है। मतलब व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन कि सऊद शकील जो है वो आपकी T20 टीम में कभी भी नहीं खेलेगा, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट।
तो वो ओपन कर रहा है और वो लड़का जिसका चांस है खेलने का वो नंबर 6 और नंबर 7 पे खेल रहा है। तो ज्यादती दर ज्यादती इस टीम में हो रही है, और ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि आपके वो जो कुछ 3-4 ओपनर्स हैं जिनको खिलाना बोर्ड का मसला है, जिनको खेलना ही खेलना है, उनके अलावा एग्जैक्टली उन लोगों के अलावा लड़कों को, उन लोगों के अलावा किसी लड़के को आगे नहीं आने दिया जा रहा। और साहिबजादा फरहान इज अ पेन। चले बॉलर्स की बात कर लें, बैटर्स की बात की है। परफॉर्मेंसेज जो बॉलर्स की जानिब से अभी तक पीएसएल में रही हैं वो आपके सामने रखते हैं कि सबसे परफॉर्मेंस किस बॉलर की है और कौन से 5 ऐसे बॉलर हैं जो अभी तक अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और फिर उन पर बात करते हैं। स्पेशली बात करें तो हसन अली अभी तक सबसे टॉप पर हैं, और हसन की जो विकटें हैं अब वो 13 विकटें हैं उनकी, और होल्डर की 12 विकटें हैं, अब्बास अफरीदी की 10 विकटें हैं, अलजारी जोसेफ 10 विकटें हैं, शादाब खान की 9 विकटें हैं। इस पर बात करते हैं कि 13 विकटें जो हसन अली की हैं। अरसलान, जब हम बॉलर्स की बात करते हैं, हसन अली पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुए और आई थिंक काफ़ी लंबे अरसे से पाकिस्तान टीम का वो हिस्सा नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का वो हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन पीएसएल में आकर उन्होंने परफॉर्म किया है, 13 विकटें ली हैं। आपको लग रहा है कि जो उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं यही तरीका होता है पाकिस्तान टीम में वापस आने का कि आप जाएं, खेलें, परफॉर्म करें और फिर ही वापस आ सकते हैं? और आपको लग रहा है कि हसन अली भी इन फ्यूचर पाकिस्तान टीम में वापस आ रहे हैं इन परफॉर्मेंसेज की बुनियाद पर? देखें लुकमान, यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। जहां तक आपने हसन अली की बात की, मैं उन नाज़रीन में से था जब हसन अली को अचानक से एक वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया, और बहुत सारी मीम्स भी बनी थी कि हसन अली भी नहीं पता था कि वो कैसे आ गए। तो देखें, हसन अली के अंदर सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है हमेशा से शुरू दिन से जब वो खेलता है, वो एक फाइटर है। वो मैंने उसको देखा है कि वो टीम से ड्रॉप भी होता है ना, तो वो डोमेस्टिक में जाता है, वहां पे लड़ता है और फिर अपनी जगह बनाता है, वापस आता है। तो उसके बाद अगर परफॉर्म नहीं होता वो एक अलग डिबेट है, या उसकी टीम में जगह बनती है नहीं बनती वो अलग डिबेट है, लेकिन जो उसका फाइट स्पिरिट है वो उसको जिंदा रखे हुए। और इस पीएसएल के अंदर जो हसन अली जिस तरह से एज अ बॉलर सामने आया, आउटस्टैंडिंग, आउट क्लास, मैंने रियली इंस्पायर हुआ उससे। आल्दो के उससे पहले मैं उसके तनकीद भी करता रहा हूँ जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही। सबने तनकीद की थी जब वो स्क्वाड का हिस्सा बने थे। एग्जैक्टली लेकिन आप उसका फाइटिंग स्पिरिट देखें, वो बाकियों की तरह या तो टीवी पे बैठ के बोलता नहीं है, या तो वो सोशल मीडिया पे बैठ के बोलता नहीं है। उसका काम है वो ग्राउंड में छुप करके वापस आता है और वहां पे परफॉर्म करता है और फिर अपनी जगह नॉक करता है कि भाई मैं हूँ। तो इस सीजन में भी वो ये करता नजर आ रहा है, और आउटस्टैंडिंग इस चीज का क्रेडिट देना बनता है जहाँ ड्यू है। और जहां तक बाकी बॉलर्स की बात है, थोड़ा मुझे तो रफ कलर, थोड़ा ऑफ कलर नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी वो मेन बॉलर्स जो पाकिस्तान टीम के लिए। शाहीन नसीम इनकी बात कर रहे हैं आप? वो कैप्टन होते हैं और खुद लड़ते हैं, और वो पहले 2 ओवर आपने पूरे पीएसएल के अभी तक जितने मैचेस चलें ये जवाद से जानते हैं ना कि वो टॉप 5 में क्यों नहीं। जवाद, शाहीन नसीम मुझे टॉप 5 में नजर नहीं आ रहे, वो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं सर, वो यहाँ पर क्यों परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, जबकि हसन अली जो टीम का हिस्सा ही नहीं है लंबे अरसे से, वो यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए अरसलान भाई की बात मैं वहीं से ऐड करता हूँ। हसन अली ने एक और बहुत अच्छा काम किया कि हसन अली ने अपना पेस अप किया है। पहले सीजन से, प्रीवियस सीजन से अगर उनका आप देखें ना, पेस 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स अप चल रहा है, विच इज़ वेरी गुड। ये बताता है कि हंगर है किसी में, ही वांट्स टू डू वेल एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। पूरी तैयारी से वो आया है, उसने अपने आप को प्रूव करने के लिए आया है। और सबसे बड़ी बात है इस एज में, अगर मतलब जिस तरह से आपकी एज बढ़ती है जनरली पेसर्स का पेस नीचे जाता है, तो इस टाइम पे पेस अप करना है, हैट्स ऑफ टू हसन अली। जहाँ तक आप बाकी पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करें, मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक पिछले 1-2 साल से ही लीग्स के अंदर भी और इंटरनेशनल भी बहुत सारे हमारे बॉलर्स जो है वो अनफॉर्चुनेटली एक्सपोज हुए हुए हैं। शाहीन शाह अफरीदी पहले 2 ओवर्स बहुत अच्छा कर रहा है और इस पीएसएल में भी अच्छा कर रहा है, लेकिन जो कम बैक ओवर्स हैं या जो डेथ ओवर्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनको मार पड़ रही है। हारिस रऊफ की जहाँ तक बात करेंगे, हारिस रऊफ मेरे लिए ही इज़ अ लॉटरी। हारिस रऊफ मेरे लिए लॉटरी है। वो कभी कभी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉलर नजर आता है कि आपको यकीन नहीं होता कि यार हाउ कैन समबडी बी सो गुड, और उसी टाइम पे शायद अगले ओवर में इतनी पुअर बॉलिंग करेगा कि आप परेशान हो जाएंगे, यार इतना बुरा कोई कैसे हो सकता है। सो हारिस रऊफ का प्रॉब्लम इस वक्त जो है वो उनकी लेंथ का है, उनकी लाइन का इशू है, उनकी लेंथ का इशू है, और उनका दिमाग का मेरे ख्याल में थोड़ा सा ना मेंटालिटी का इशू है। उनको थोड़े समझ नहीं आ रही कि किस बॉलर को कहाँ खिलाना है। एज फार एज नसीम इज कंसर्न, मेरे ख्याल में नसीम अभी ने बहुत बुरा नहीं किया, ही इज़ नॉट बीन वेरी गुड, लेकिन इज़ नॉट बीन वेरी बैड एज वेल। लेकिन लीग्स के अंदर वो लड़का काम करता है या वो परफॉर्म करता है जिसकी इंटेंट हो, जिसने अपने आप को प्रूव करना हो। और आप इस लिस्ट को देख लें, इसके अंदर कौन कौन लड़के परफॉर्म जो इंटेंट जो बेसिकली राइज करना चाह रहे हैं। हसन अली इज वन ऑफ देम, अब्बास अफरीदी टीम में इन एंड आउट रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ही इज अनदर वन ऑफ दोस बॉलर्स। जवाब करके मैच पर कुछ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट कमेंट आपने ये भी करना है कि बाबर आजम और रिजवान दोनों ही पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर चुके हैं और एक तो अभी भी कैप्टन है, लेकिन इन दोनों की
तजुर्बा रखने के बावजूद भी इन दोनों की टीमें पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे हैं, क्यों? देखिए मैंने आपको रीज़न बताया ना, एक तो कॉम्बिनेशंस का बहुत बड़ा इशू है, कॉम्बिनेशन ठीक सिर्फ नहीं है, इन और दोनों की दूसरा- टीमों के कॉम्बिनेशन खराब है सर। इन दोनों की टीम का कॉम्बिनेशन खराब है, एंड टू सम एक्सटेंट आई वुड से कि लाहौर की टीम का भी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन खराब है मुझे, क्योंकि मैं आपको उसका रीज़न देता हूँ लाहौर का किस तरह, ताकि आपको समझ आ जाए मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा हूँ। लाहौर ने एक पिक की, सर इतनी कैलकुलेशन ना करें, आसान समझा दें। अच्छा चले लेट्स जस्ट डू दिस। लाहौर के पास आपको पता है कि हर टीम ने 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स खिलाने मैक्सिमम खिला सकते हैं और एक इमर्जिंग प्लेयर खिलाना होता है। हाँ, अभी जो लाहौर के लिए मोहम्मद नईम खेल रहे हैं, ही इज़ बिन फेलिंग इन एंड आउट, हर मैच में वो फेल हो रहे हैं, लेकिन मजबूरी के तौर पे उनको आपको खिलाना पड़ता है, क्योंकि आपको इमर्जिंग प्लेयर एक खिलाना ही खिलाना है। तो अभी जब आपने उनको एक मैच के लिए ड्रॉप किया तो आपने आसिफ अली से ओपन करवा के तो एक बॉलर खिला लिया, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, उन आजेब या आजाब इस तरह कुछ नाम था उनका, उनको पड़ी, उन्होंने आपने दोबारा उनको निकाल के दोबारा ऊपर खिला लिया। तो मेरा मतलब चलिए कल के मैच पर बात करते हैं, कोयटा नहीं। ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान। अरसलान आप क्या कहेंगे, कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान? मुल्तान तो सबसे आखिर में है मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में, लेकिन सर कोयटा ने कम बैक किया, मोहम्मद आमिर ने अच्छी बॉलिंग की, अबरार ने अच्छी बॉलिंग की। आपको लगता है कि मुल्तान सुल्तान भी कम बैक करेगी? बहुत टफ हो गया है मुल्तान के लिए, खासकर वो जिस जगह पे चले गए हैं। और मुझे नहीं पता कि उनके जो ऑनर है अली तरीन, वो बातें बहुत करते हैं पीएसएल के पहले, उनकी तैयारी सबसे ज्यादा नजर आ रही होती है, ड्रॉप में भी सबसे अलग नजर आ रहे होते हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड जो है उनकी सिचुएशन रियली टफ है, और उनकी टीम की जो एक स्ट्रेंथ है वो उन्हें नजर नहीं आ रही। उन्हें अपनी जो उनका इशू समझ नहीं आ रहा कि वो है क्या, वो बॉलिंग में वीक है, बैटिंग में वीक है, तो वो टोटली ऑफ हो गए। उनके लिए अब कम बैक करना या कॉम्बिनेशन फिट करना बहुत मुश्किल हो गया। कोयटा का ये है कि कोयटा ने जिस तरह से कराची के खिलाफ मैच जीता, हारा हुआ मैच उन्होंने जो है उनके जब जबड़ों से निकाला है, तो उनका जो स्पिरिट है, उनका जो एक रिदम है, वो एक और लेवल पे पहुंच गया। और वो आपको कल भी नजर आया कि जिस तरह से उन्होंने ही अटैक किया और चढ़ दौड़े। उन्हें पता था कि जल्दी का कोई एक बैटर ठीक किया तो बहुत दे जाएगा। चलें ठीक है अरसलान, जवाब आप कहिएगा कल का मैच कौन जीतेगा? लास्ट कमेंट सर, कोयटा वर्सेस मुल्तान सुल्तान। ऑन फॉर्म तो और ऑन फॉर्म ऑन स्क्वाड आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद आपका, बहुत शुक्रिया अरसलान आपका। आज के प्रोग्राम में हमने बात की है पाक लीग के हवाले से अब तक के जितने भी मैचेस हुए हैं उनमें किसकी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं, किसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कौन सा कैप्टन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर कौन सी टीम है, क्यों है, और सबसे आखिर पर जो टीम है वो आखिर पर क्यों है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।